रूफ सहाफ़ी, टीवी मेज़बान आफ्ताब इकबाल साहब की हम बात करें। सहाफ़त में उनकी एक अलग पहचान है। लगभग 40 साल उनका करियर, एक कॉलम निगार, एंकर की हैसियत से खूब शोहरत उन्होंने कमाई है। लेकिन जो उनका प्रोग्राम है ना, खबरनाक, उनकी पहचान बना। फिर हमने खबर के साथ लफ्ज़ बदलते गए, यानी लाके बदलते गए, चैनल्स भी बदलते गए। तो आज उनसे ये खुसूस ये सवाल हो सकता है कि चैनल्स क्यों बदलते हैं आप? बिल्कुल, और हमें बिल्कुल वो ज्वाइन कर रहे हैं आज, और हम उनसे इसी हवाले से मुलाकात करना चाह रहे थे कि एक तो ज़ाहिर है ये जो मामला के चैनल्स बदलना, लोग जानना भी चाहता है आखिर क्यों, लेकिन जो उनकी गहरी निगाह मुल्क की सूरत हाल पर है, सियासी सूरत हाल पर है, उस पर हम बात करेंगे। आफ्ताब भी बहुत शुक्रिया, आपने सुबह से आगे में वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहते हैं आपसे, तोशाखाना केस, इससे गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान साहब, उनकी जमात PTI, इसका जो रवैया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मुल्क की सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए क्या असरात मुरतब कर रहा है? दो चीज़ें हैं शुएब साहब, एक तो ये कि तोशाखाना केस, और दूसरा ये जो कुछ गिदड़ मची है इसके असरात। केस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं बेलाग बात करूँगा, बखुदा इससे ज़्यादा फ्लिमजी, इससे ज़्यादा फ्रिवलस, इससे ज़्यादा रिडिकुलस केस मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी पढ़ रखा है, मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ रखी है, मैंने CRPC को भी काफ़ी खंगाला हुआ है। मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से ही नहीं कह रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब एक तगड़े कानूनदान हैं, और मैं वक्तन फ़वक्तन उनके साथ भी डिस्कस करता रहता हूँ। केस में ना कोई जान है, ना केस का कोई तुक है। इसको बस मुहावरों में एक्सप्लेन किया जा सकता है। इत्तफ़ाक़ ऐसा कि ज़्यादातर मुहावरे पंजाबी हैं, और आपकी ऑडियंस जो है ना, बहुत सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आएंगी। बस थोड़े कहे को ज़्यादा समझें कि ये इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ अहमकाना केस है, एक बात। लेकिन इसके नतीजे में जो रद्द-ए-अमल क्रिएट हो रहा है, जो इर्ताश क्रिएट हो रहा है, जो एक तलातुम की कैफियत है, दैट इज़ वेरी डेंजरस, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, दैट इज़ नॉट गुड फॉर इकॉनमी स्पेशली। बाकी जमहूरियत का जहाँ तक अगर आप देखें तो जमहूरियत में इस तरह की चीज़ें होती हैं, हर मुल्क में धींगा मुश्ती होती है। क्या कुछ नहीं होता। इवन यूनाइटेड स्टेट्स में आपने देख लिया था, डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस दिन फारिग हो रहे थे तो कैपिटल हिल पे चढ़ाई हो गई थी। तो ये इस वक्त जो कैफियत है ना, ये कहना कि एक खान साहब जो गिरफ्तारी नहीं दे रहे, या खान साहब एक लंबे चौड़े जल्लौ में ट्रैवल करते हैं, तो उसकी वजूहात हैं। ये एक आम केस नहीं है, इसको आम केस मत समझें कि आम लोगों की तरह। अगर ये आज से कोई 1 साल पहले वाली बात होती ना, तो इस पर कोई कभी सोच विचार की ज़रूरत ही नहीं थी, कभी गौर व खौज की ज़रूरत ही नहीं थी। इमरान खान इससे पहले भी 1-2 दफ़ा अदालतों में गए हैं इन्हीं केसेस के हवाले से, यानी वो जो जज ज़ेबा थी उनके मुकदमे में वो हाजिर हुए थे। तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई कि उन्हें इस तरह का लंबा चौड़ा साथ लाओ लश्कर लेके चलना पड़े। इस वक्त की कैफियत ऐसी है भाई कि उनका एक अपना बयानिया है। मैं ज़ाती तौर पर उससे कन्विंस्ड हूँ। मैं इस पर बहस इसलिए नहीं करूँगा कि यू हैव अ राइट टू ओपिनियन, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू ओपिनियन। आप जो बात कहते हैं हो सकता है आपके ख्याल में वो ठीक हो, मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से जो कैफियत है वो इस वक्त जितना हो सके अपने आप को गिरफ्तारी को अवॉइड करें। वरना मैं उन लोगों में से था जो बहस किया करते थे कि खान को डर काहे का है, खान आज गिरफ्तार हो गया, उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको पर लग जाएंगे। लेकिन ये जब से वाकया हुआ था ना वजीराबाद वाला, और उसकी आफ्टरमैथ, और उसके बाद मिलने वाली इंटेलिजेंस और ख़बरें, और जो एक बयानिया भी है, और उसके साथ साथ एक जो एनालिसिस है, उसका तकाजा है कि इमरान खान को अगर कोई एक चीज़ ज़िंदगी में अवॉइड करनी है फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स, तो वो गिरफ्तारी है। तो अल्लाह ने चाहा तो वो अवॉइड करता रहेगा, हाजिर ज़रूर होगा गिरफ्तारी से। हाँ, जब स्टेट कहेगी जी गिरफ्तार करना है आपको, अदालत कह देगी जी आपकी गिरफ्तारी है, हर तरफ से राहें मसदूद हो चुकी हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो ही विल बी द फर्स्ट टू गो। आप देखते रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आफ्ताब साहब, आप एक बात भी कर रहे होते हैं, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप रख रहे होते हैं सामने, और बहुत सारी चीज़ों पे हम बात भी कर रहे हैं कि साथ साथ PTI की बहुत सारी गलतियां भी सामने आती हैं, जो कि माहिरीन कहते हैं कि वो उनकी गलतियां थी, जिनमें से एक गलती थी असेंबलियां छोड़ना, और नेशनल असेंबली छोड़ना और सूबाई असेंबली को तहलील करना। इस हवाले से जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये फैसले दुरुस्त थे PTI के? देखिए, अगर तो आराम और सुकून की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि
खान ने इन दोनों डिसीजंस के साथ अपने आप को, अपने साथियों को, अपनी टीम को, अपनी पार्टी को और मुल्क की सियासत को काफ़ी झंझोड़ के रख दिया है। मैं ये तो नहीं कहता कि नज़ई कैफियत में मुब्तला कर दिया है, लेकिन जो एंड्स होते हैं ना, उसके लिए जो मीन्स जस्टिफाई होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में, ये डेस्परेट सिचुएशन थी, तो इट कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो हो सकता है मैं इख्तलाफ करूं कि नेशनल असेंबली से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अच्छा। और उस वक्त भी मेरी यही ओपिनियन थी, लेकिन पंजाब असेंबली को ख़त्म करके, पंजाब असेंबली अगर ना छोड़ी होती तो इस वक्त इनकी बादशाही थी यहाँ पे। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि रावी सिर्फ सुकून और सुकून लिख रहा था, सिर्फ आराम लिख रहा था कि जनाब इसमें अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इलेक्शन कब करवाएं, साल बाद करवाएं, 6 माह बाद करवाएं, 2 माह। तो कानूनी कैफियत जो है ना, उसमें मुब्तला करना, एक सिचुएशन में मुब्तला करना, ये मैं समझता हूँ खान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उससे भी बड़ी अचीवमेंट उस रात को इस पुरस्कार तरीके से 186 वोट्स का यकजा होना, ये इतना बड़ा सरप्राइज था कि मैं समझता हूँ उस चेन ऑफ सरप्राइजेस में नंबर 2 तो ज़रूर है। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि बाकी 3 सरप्राइजेस क्या थे, सबसे पहला ये था कि 10 अप्रैल को जो कुछ हुआ, यानी 9 अप्रैल की रात को ही और 10 अप्रैल की सुबह से जो शुरू हुआ मामला, वो एक इतना बड़ा सरप्राइज़ था कि वो ना तो पीडीएम ने सोचा था, ना इदारों ने सोचा था, ना हुकूमती मशीनरी ने सोचा था, ना इमरान खान ने सोचा था कि ये सब कुछ मुमकिन है। नंबर 2 सबसे बड़ा सरप्राइज़ है कि ये जो सो कॉल्ड बर्गर बच्चे हैं, ये जो यंग टाइगर्स हैं इमरान खान के, जो बड़े सोल, बड़े नर्म, बड़े मुलायम और बड़े बेचारे मम्मी डैडी टाइप हैं, ये सोटियाँ, लाठियाँ, हत्ता के गोलियाँ खाने के लिए तैयार, ये भी किसी ने नहीं सोचा था और आप लोगों ने ये भी देख लिया। तीसरा सरप्राइज़ 186 वोट्स इकट्ठे, ये कितनी बड़ी सरप्राइज़ थी, ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा जब राना सनाउल्लाह खुद नविश्त लिखेंगे तो इसमें ज़रूर तज़किरा करेंगे, डंडी नहीं मारेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये ज़रूर आपने ज़रा शेयर भी किया, आप तस्करे की बात भी करें। लेकिन आफ्ताब साहब, एक चीज़ और भी, हम जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल की बात करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि जो कुर्सी है उसकी जंग हमें नजर आती है। एग्जैक्टली अगर हम आफ्ताब साहब ये देखें कि किस तरह से गरीब आवाम पिस रही है, किस तरह से गुर्बत हो रही है इस मुल्क में, महंगाई किस हद तक पहुंच चुकी है, लेकिन आप जब भी टेलीविजन लगाते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल लगाते हैं, तो हमेशा आपस की लड़ाइयाँ देखने को हमें मिल रही होती हैं कि एक दूसरे पर ब्लेम हो रहा है, इलेक्शंस की बात हो रही है सिर्फ। ये डेस्परेशन कुर्सी की आखिर है क्या? देखें सबीन, अब कुर्सी की हवस जो है ना, ये इसको हम बाहर बैठ के कहते हैं, हम पॉलिटिक्स चूँकि कर नहीं रहे ना, तो पॉलिटिक्स इज़ जस्ट लाइक एनी अदर एक्टिविटी। जैसे गेम है, फॉर इंस्टेंस, आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? आप सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए तो नहीं खेलते ना, आप जीतने के लिए खेलते हैं। तो पॉलिटिक्स में इक़्तिदार सबसे बड़ी व्हीकल है जिस पे बैठ के आप अपने मंशूर पे अमल दरामद कर सकते हैं। इसको कहना कि कुर्सी की हवस है, ये ज़्यादती है। कुर्सी की हवस होती है जब आप इक़्तिदार की खातिर ज़मीर बेचना शुरू कर दें। तो इसलिए अगर आज पीपल्स पार्टी कुर्सी के लिए एफर्ट कर रही है, अगर शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी कुर्सी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो ये उनका हक है। अलबत्ता जो कुछ राजा रियाज ने किया था, बल्कि जो कुछ राजा रियाज एंड कंपनी ने किया था, ये उनका हक नहीं था। वहाँ पर कुर्सी की हवस है। तो इमरान खान भी अगर कुर्सी के लिए कोशा हैं, तो कुर्सी के बगैर तो वो उसके पास सिवाय एक ट्रक के और चंद टाइगर्स के कुछ और बचता ही नहीं है। उसने जो वादे कर रखे हैं, जो बातें कर रखी हैं, उनको इम्प्लीमेंट तो वो इक़्तिदार और कुर्सी के ज़रिए ही कर सकता है ना। तो इसलिए ये ना कहा करें कि कुर्सी की हवस है। इक़्तिदार में आना इसी तरह जैसे हर मैच में फाइनल जीतना हर टीम की ख्वाहिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन साथ साथ आफ्ताब साहब, अगर हम ये भी देख रहे होते हैं कि जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि एक दूसरे की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, तमाम पॉलिटिशियंस की, तमाम पार्टीज़ की अगर हम बात करें कि चले ठीक है, हक है उनका इक़्तिदार में आना, इलेक्शंस लड़ना, लेकिन एट द सेम टाइम आपस में इस हद तक दुश्मनी। तो लेकिन सियासत में इस तरह की ये जो शदीद तकसीम, इसको तकसीम हम जरूर कहेंगे, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस नजर आती है। एग्जैक्टली। तो ये इंटॉलरेंस का जिम्मेदार आखिर कौन है? बात क्यों नहीं सुनते एक दूसरे की?
अब ये सवाल आपने इंतहाई चुभता हुआ कर दिया कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। ये जो पोलराइजेशन हो चुकी है ये इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई दर्दनाक है। मैंने आज अपने दो दोस्तों से, मतलब मैं, अगर आप खुद बताइए सबीन, अगर आप अपनी किसी बहुत अच्छी फ्रेंड को ये कह दें कि भाई आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसका जवाब दे दिया, आज के बाद, गौर से सुन लीजिए, आज के बाद इस ग्रुप में आपने पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करनी, तो मेरा क्या इंप्रेशन लेकर, आपका क्या इंप्रेशन लेकर आपकी वो फ्रेंड जाएगी? वो तो यही कहेगी ना कि आज से मेरा इसका ताल्लुक कता हो गया। तो ये सूरत हाल होगी। ये लोग शादियों ब्याहों पर आपस में मिलना बंद कर गए हैं, लोग इकट्ठे बैठना बंद कर गए हैं कि नहीं यार वहाँ बैठेंगे तो क्यों जी, फिर तबाह करता ना तुसी साडा मुल्क। अब ये एक टिपिकल फिक्र है जो मतलब हर ज़बान ज़दे आम है। तो इसकी ज़िम्मेदारी जिसकी है ये मौरख पे छोड़ दें। अपेरेंटली मैं समझता हूँ कि ये हालात जो है ना, ये इशारा उसकी तरफ जाता है जिसे हम उर्फ़े आम में मिस हैंडलर कहते हैं। ये बुरी तरह से मिस हैंडल्ड सिचुएशन है। ये रिजीम चेंज का भी मिस कैरेज था, ये हैंडलिंग का भी मिस कैरेज था। इसलिए आप कुछ अरसा ठहरिए। मौरख बहुत ज़्यादा बेसब्रा नहीं है मेरे और आपकी तरह। वो जब लिखेगा तो एक एक के साथ इंसाफ करेगा। शायद सबको बीच में वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दे, लेकिन अपेरेंटली इल्ज़ाम उधर ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मौरख जो है वो ज़रूर लिखेगा और जल्द लिखेगा। आफ्ताब भाई, ये तो हम कुछ सियासी माहौल पर बात करते हैं, जरा मूड को भी चेंज करते हैं। आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि उस पर भी हम ज़रूर चाहते हैं कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। जैसे कि सभी हम देखते हैं कि अक्सर उर्दू के जो अल्फाज हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ पर भी बात करते हैं, उनके मानी भी आप शेयर करते हैं, और ये जो आपका अंदाज़ है ख़ासा मशहूर भी है, हम सीखते हैं। एग्जैक्टली कि जो फलां लफ्ज़ है वो दरअसल ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है। तो इस खूबसूरती के साथ आप उर्दू सिखा भी रहे होते। आपने खुद उर्दू कहाँ से सीखी? मैंने इस सफ़र का आगाज़ घर से ही किया था, अब्बा से, ज़फ़र इकबाल साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकायदा ज़बानदान हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें उबूर है, दस्तरस है इस पे। तो मैंने ये दर्स उन्हीं से लिया कि जिस तरह कहते हैं ना, बात बड़ी मौसर करनी चाहिए। आपके फ़िक्रे में इतना असर होना चाहिए कि आपको दूसरा फ़िक्रा बोलना ही ना पड़े। तो मैंने उसको कंडेंस करते करते लफ्ज़ तक ले आया हूँ कि लफ्ज़ भी इतना मौसर हो कि आपको इकॉनमी ऑफ वर्ड्स करनी पड़े। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे उम्दा बयान मुख्तसर बयान है। बेशक। और शेक्सपियर कहता है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। वारिस शाह ने इससे मिलती जुलती बातें कर रखी हैं, हर बड़े मुफक्किर राइटर ने ये कह रखा है। तो ब्रेविटी के लिए जो इकॉनमी ऑफ वर्ड्स करना पड़ता है। जब हम सहाफ़त पढ़ रहे थे और सहाफ़त बाकायदा न्यूज़ रूम में बैठे कर रहे थे ना, तो जेफरी प्लेयर जैसे हमारे असातिज़ा जो हैं वो कांटे लगाते थे कि ये लफ्ज़ सुपरफ्लुअस है, गैर ज़रूरी है, तुम इसको इसके बगैर भी गुजारा कर सकते हो, बल्कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे तो अगले 3 लफ्ज़ निकालने पड़ जाएंगे तुम्हें। जितनी इकॉनमी करोगे उतना अच्छा है। और हर मौका, हर महल के लिए एक लफ्ज़ है। आपने 6 सितंबर की बात करनी हो तो ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा झंडा है, ये हमारा परचम है। झंडे और परचम में बड़ा फ़र्क है। झंडा तो किसी भी जगह आप देख सकते हैं, परचम कौमी होता है। बिल्कुल आफ्ताब साहब, बहुत खूबसूरती से आपने उर्दू ज़ुबान के बारे में बताया और अपनी मेज़बानी के बारे में बताया, लेकिन साथ साथ लोग ये गिला कर रहे होते हैं या इस पर भी तबसरा चल रहा होता है कि आप वो एंकर हैं जो कि बहुत तेज़ी से चैनल्स बदल रहे होते हैं। आखिर क्या वजह है? चैनल्स आपको पसंद नहीं आते? क्यों चैनल्स तब्दील करते हैं? अब इसमें हवादिस ज़माना ही ऐसे होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं सबीन। मैं ना चाहते हुए भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं एक जगह टिक के बैठूं, और लेकिन हालात ऐसे कर दिए जाते हैं कि वो जो मेरे दिल मेरे मुसाफिर पढ़ने को दिल चाहता है, तो ऐसा सिलसिला रहता है। इसमें मुझे को बहुत खुशी नहीं होती नकल मकानी करने की। मेरे शो का आलम यह है, बिल्कुल ऐसा है। एक ज़माना था जब मैं किराए के मकान में रहता था, तो जिस अजियत से मैं गुजरता था और मेरी बीवी और मेरे बच्चे और मेरे घर वाले गुजरते थे ना, जब घर चेंज करना होता था, तो बिल्कुल वही कैफियत होती है। नया चैनल, नई जगह जाना, नई आइडियोलॉजी, नई पॉलिसी, नया कल्चर, तो किसको शौक होता है ये सब कुछ करे।
आप यकीन कीजिए, ये हमेशा ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं होता। हालात ऐसे हो जाते हैं, अरसा हयात आप पे तंग कर दिया जाता है, मामलात ऐसे हो जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपका टेंटवा दबा दिया जाता है, तो उस पर फिर आपको कहीं ना कहीं, लेकिन रब्बे करीम चूँकि सारे मामलात को ख़ुद मॉनिटर कर रहा होता है, इसलिए मैंने हमेशा ही उसी पे छोड़ा है कि जो बेस्ट है वो मेरे और मेरी टीम के लिए करना। इसमें टॉप प्रायोरिटी पैसे नहीं होते। अगर पैसे होते तो अब मैं आपको क्या बताऊं, आजकल मैं बहुत कुछ जो है ना वो बता सकता हूं आपको कि अगर पैसे होते तो मैं यूं बाहर बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे ना चल रहा होता। कुछ और भी देखना पड़ता है। ज़बरदस्त, ये कितना आपने खूबसूरती से एक्सप्लेन भी कर दिया, चैनल्स बदलने के रीजंस भी शेयर कर दिया, कहा कि पैसा प्रायोरिटी नहीं। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते। एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए।